10. भारतीय नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 1. जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। 2. वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। नोट: माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। 3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 4. पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 1. वो व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। 2. वो भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। 3. वो स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। 4. भारतीय नागरिकों से के नाबालिग बच्चे। 5. राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5. भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। 1. अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 2. जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी। 3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। 1. नागरिकता का परित्याग करने से। 2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। 3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। 1. राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। 2. राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। 3. राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। 4. छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। पृष्ठ 194। 11. मौलिक अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट: 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार। 1. समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 1. समता या समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 2 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर। 19F संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। पृष्ठ 195। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 1 किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2 अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3 किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 1 हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 3 उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक विरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक विरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक विरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः ये निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब 1 सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। 2 इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। 3 निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदर्श के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक विरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। 1 निवारक विरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः ये 31 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। 2 आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA।
44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। 3. विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। टाडा निवारक विरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पृष्ठ 196। 6. पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। आज संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका पाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। 6. सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस। 2. परमादेश, मैंडामस। 3. प्रतिषेध लेख, प्रोहाइबिटेशन। 4. उत्प्रेषण, काटियोरारी। 5. अधिकार पृच्छा लेख, क्यो वारंटो। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। पृष्ठ 197। 2. परमादेश।
परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। 3. प्रतिषेध लेख। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 4. उत्प्रेषण। उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। 5. अधिकार पृच्छा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन। 1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 3. 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 5. 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय ने प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 12. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 का सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। पृष्ठ 198। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 का
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। 1. नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2. इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मौलिक अधिकार इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत ये समाज की भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। 5. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। 6. नीति निर्देशक सिद्धांत ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार ये सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत 7 ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। 13. मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। 1. प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पृष्ठ 199। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4. देश की रक्षा करें। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन। 14. संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वो 1. भारत का नागरिक हो, 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य, 4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। भारत के राष्ट्रपति। 1. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962। 2. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 13/5/1962 से 13/5/1967। 3. जाकिर हुसैन, 13/5/1967 से 3/5/69। 4. वीवी गिरी, 24/8/1969 से 24/8/1974। 5. फरुखुद्दीन अली अहमद, 24/8/1974 से 11/2/1977। 6. नीलम संजीव रेड्डी, 25/7/1977 से 25/7/1982। 7. ज्ञानी जैल सिंह, 25/7/1982 से 25/7/1987। 8. आर वेंकट रमन, 25/7/1987 से 25/7/1992। 9. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 25/7/1992 से 25/7/1997। 10. के आर नारायणन, 25/7/1997 से 25/7/2002। 11. डॉक्टर एबीजे अब्दुल कलाम, 25/7/2002 से 25/7/2007। 12. प्रतिभा पाटिल, 25/7/2007 से अब तक। नोट: वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एवं बीडी जत्ती 11 फरवरी से 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नोट:
यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पौंडीचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यीय प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। पृष्ठ 200। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वो पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। 1. उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। 2. महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 एवं 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, वो है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष को समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(1)। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसीलिए ये उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 51(1)(ग)। तभी ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। 1. नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। 1. भारत का प्रधानमंत्री। 2. प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों। 3. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों। 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 5. राज्यों के राज्यपाल। 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। 7. भारत के महान्यायवादी। 8. राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य। 9. संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों। 10. संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों। 11. वित्त आयोगों के सदस्य। 12. भाषा आयोग के सदस्यों। 13. पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों। 14. अल्पसंख्यक आयोगों की सदस्यों। 15. भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों। 16. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि। पृष्ठ 201। 2. विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। 1. संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। 2. संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। 3. लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। 4. संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है।
5. संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ए. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। बी. धन विधेयक अनुच्छेद 117(1). सी. संचित निधि में व्यय